नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना। लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना यूपीटी के 6 सांसदों के शिवसेना में विलय को दी मंजूरी। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों को भी मिला अलग गुट का दर्जा। सदन में अलग बैठेंगे एनसीपीआई सांसद। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। सिलीगुड़ी में किया 77 करोड़ 6 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से किया संवाद। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने फिर रचा इतिहास। लॉन्च हुआ देश का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, आत्मनिर्भर भारत की क्षमता और नई पीढ़ी की ऊर्जा का प्रतीक है अभियान। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान। कार्तिक आर्यन और ममूटी बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और अहमदाबाद में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा। 9 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जताया शोक। और आइए अब शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। तो मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कई अहम विधायी जो कामकाज हैं वो आगे बढ़ाने को लेकर ये बैठक जो कल बुलाई गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, ऐसे में 20 जुलाई को जो ये बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे में होने वाली है। और साफ तौर पर देखें तो मानसून सत्र से पहले ये जो बैठक रविवार को बुलाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 जुलाई से पहले सर्वदलीय बैठक में रणनीति होगी, क्योंकि किस तरह से अब आगे का कामकाज बढ़ाना है इसको लेकर साफ तौर पर संसद में आने वाले समय के लिए जो मानसून सत्र है उसमें ये निर्णायक मोड़ लेते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिससे शिंदे गुट की लोकसभा में संख्या 13 हो गई है। वहीं टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय करने वाले 20 सांसदों के लिए लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी दी है। एनसीपीआई को अलग गुट का दर्जा भी मिल गया है। शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को आधिकारिक मंजूरी मिलने पर शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जितने भी लोक प्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि है, वो जो जुड़ के आए हैं हमारे साथ, हम तो किसको तोड़ने जाते नहीं, हम तोड़ने वाले नहीं, हम जोड़ने वाले हैं। और इसलिए जो सांसद 6 लोग आए हैं उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। और निश्चित रूप से
उनको पूरा साथ हम देंगे, उनके चुनाव क्षेत्र में पूरा काम भी होगा, विकास निधि भी मिलेगा। और वहीं धरती की सीमाओं से निकलकर अब भारत की उड़ान अंतरिक्ष में अपनी नई पहचान गढ़ रही है। विक्रम-1 की ऐतिहासिक उड़ान केवल एक रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं, बल्कि उस नए युग का आगाज है जहां विज्ञान, स्टार्टअप और दूरदर्शी नीतियां मिलकर भविष्य की नई इबारत लिख रही हैं। इस उड़ान ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों को नई ऊंचाइयां दी हैं और दुनिया को ये संदेश भी दिया है कि भारत अब केवल अंतरिक्ष अभियानों में भागीदार नहीं, बल्कि वैश्विक स्पेस इकोनॉमी का एक मजबूत नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 2, 1, 0 And we have liftoff of Vikram-1. और इसी क्षण के साथ भारत उन विरले देशों में शामिल हो गया जिन्होंने अपना पहला निजी ऑर्बिटल स्पेस मिशन पूरा किया हो। स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम-1 ने आगमन मिशन के जरिए सफलतापूर्वक अपने पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर इतिहास में स्वयं को दर्ज कर लिया है। ये भारत का पहला निजी ऑर्बिटल स्पेस मिशन है। इसके जरिए भारत उन 3 देशों की सूची में शामिल हुआ जिन्होंने अंतरिक्ष के निजी क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की है। मिशन आगमन की सफलता महज एक स्टार्टअप की उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की बदलती तस्वीर का भी एक शानदार उदाहरण है, जो बार बार बता रहा है कि बढ़ते हुए भारत की पहुंच सभी सीमाओं को लांघ क्षितिज को पीछे छोड़ अब अंतरिक्ष तक हो चुकी है। रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन भी टकटकी लगाए भारत की इस नई उड़ान के साक्षी बन रहे थे। उनके साथ विक्रम-1 कंपनी के स्काईरूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक भी मिशन की प्रगति पर नजर बनाए हुए थे। इसरो प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज की सफलता भारतीय स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उनके नेतृत्व और दिशा की वजह से स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 अपने आप में बेहद खास है। विक्रम-1 लगभग 23 मीटर लंबा 4 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है। इसे छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी डिजाइन क्षमता लगभग 350 किलोग्राम तक के पेलोड को करीब 450 किलोमीटर ऊंची कक्षा में स्थापित करने की है। मिशन आगमन के तहत इसने 6 पेलोड्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है। स्काईरूट एरोस्पेस की उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए उन सुधारों का परिणाम है, जिसकी नींव 2020 में रखी गई थी। 2020 में ही स्पेस सेक्टर के दरवाजे निजी क्षेत्र के लिए खोले गए थे। इसके बाद इन स्पेस की स्थापना हुई, जिसने निजी कंपनियों को इसरो की टेस्टिंग, लॉन्चिंग और इंटीग्रेशन सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई। वर्ष 2023 में लागू इंडियन स्पेस पॉलिसी ने निजी क्षेत्र की भूमिका को और भी मजबूत किया। सरकार ने नीतिगत सुधारों के साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया। साल 2024 में स्पेस सेक्टर के लिए FDI नियमों को आसान बनाया गया और स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड को भी मंजूरी दी गई। महज 6 साल में ही अपनी इस अभूतपूर्व सफलता से स्काईरूट एरोस्पेस ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों को सही साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल लॉन्च के बाद स्काईरूट टीम को बधाई दी और कहा कि स्काईरूट की ऐतिहासिक उड़ान अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी। विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के लिए गर्व का क्षण बताया। Over the last 5 or 6 years, ever since the new space reforms were brought in by Prime Minister Modi, from just a modest economy, we are today more than $9 billion US space economy, hoping to be 40-45 billion
in less than a decade. And I can say with all the confidence in my command that today's successful launch is a reiteration of India's grand entry as a global player in the highly competitive arena of space economy. And now for India, sky is no longer the limit. इस ऐतिहासिक क्षण में भी भारत अपने स्पेस हीरोज को सम्मान देना नहीं भूला। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, भारतीय अंतरिक्ष मिशन के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म प्रतिमाओं को मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है। भारत ने मंगल और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं, सैकड़ों उपग्रहों को कक्षा में स्थापित भी किया है, लेकिन विक्रम 1 का प्रक्षेपण अपने आप में नया प्रयोग है, क्योंकि ये सरकार के नीतिगत सुधार और भारतीय स्टार्टअप तंत्र की साझी सफलता है। विक्रम 1 की सफलता केवल एक रॉकेट लॉन्च की कहानी नहीं, ये उस नए भारत की कहानी है जहां सरकार की दूरदर्शी नीतियों को तकनीकी सहयोग देकर इतिहास बनाया जा रहा है। विक्रम 1 का आगमन दरअसल भारत के निजी अंतरिक्ष युग का आगमन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा पहले रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण और मिशन आगमन की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश पर लिखा कि भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 के सफल लॉन्च पर स्काईरूट एरोस्पेस को बहुत बहुत बधाई। ये बड़ी उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। यह हमारे प्राइवेट स्पेस सेक्टर की बढ़ती ताकत को दिखाती है, स्वदेशी इनोवेशन को आगे बढ़ाती है और एक ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर भारत की उभरती पहचान को और मजबूत करती है। ये मिशन भारत की तेजी से बढ़ती स्पेस इकोनॉमी की अपार संभावनाओं को भी दर्शाता है। स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम और इस शानदार उपलब्धि से जुड़े सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल लॉन्च के बाद स्काईरूट टीम को बधाई दी और कहा कि स्काईरूट की ऐतिहासिक उड़ान अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर, वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड टू हियर यू। स्काईरूट ने 2 काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया। आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. आपका जो कुछ भी मिशन है, मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूँ कि भारत माँ की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाना, नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना, हर प्रकार से। और उसमें से मेरे मन में विचार आया था लंबा कुछ ना लिखूं, सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं। और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। The entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket. देखिए, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया। और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है, साक्ष्य हमारे सामने, और ये आपकी टीम ने करके दिखाया। Now we are very proud that the government is enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India with a fully Indian team, 100% built in India. आप आगे बढ़िए, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ, और आपको तो आगे बढ़िए नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए और ऊपर उड़िए। Thank you, thanks a lot, sir.
और वहीं भारत सरकार के दूरदर्शी सुधारों के चलते देश का अंतरिक्ष क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस के भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 के प्रक्षेपण की तैयारी इस परिवर्तन का प्रतीक है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ने पूरी स्पेस वैल्यू चेन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है, जिससे नवाचार, निवेश और उद्यमिता को नई गति मिली है। आज भारतीय उद्योग उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण सेवाओं, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और डाउन स्ट्रीम सेवाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन सुधारों का प्रभाव आंकड़ों में भी स्पष्ट है। 2014 में केवल एक स्पेस स्टार्टअप वाला भारत 2026 तक 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स का देश बन चुका है, जो निजी भागीदारी और नवाचार के तेजी से बढ़ते विस्तार को दर्शाता है। सरकार के सुधारों से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य वाली इस अर्थव्यवस्था के 2030 तक बढ़कर 40 से 45 अरब अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। सरकार का निरंतर सहयोग, अनुकूल नीतियां और मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी इस विकास को गति दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवाचार और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अधिसूचित की है, जिसके तहत गैर सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में भागीदारी की अनुमति दी गई है। इस नीति ने भारत में निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों के नए अवसर खोले हैं। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देना, नए विचारों और उद्यमों को प्रोत्साहित करना और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है। साथ ही ये नीति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग एवं अन्वेषण के लिए वैश्विक साझेदारियों को मजबूत भी करती है। ये सभी कदम मिलकर एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इन स्पेस सीड फंड योजना के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स और एमएसएमई को शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप्स को 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही मेंटरशिप, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उनके व्यवहारिक उपयोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इन स्पेस के तहत 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल कोष स्थापित किया गया है। ये कोष उभरते स्पेस स्टार्टअप्स को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराने के साथ साथ घरेलू उत्पादन और निजी निवेश को बढ़ावा देगा। इस पहल का लक्ष्य अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाना है। स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक उपयोग को तेज करने के लिए 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड भी शुरू किया गया है और इस योजना के तहत स्टार्टअप और एमएसएमई को परियोजना लागत का 60% और बड़ी कंपनियों को 40% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रत्येक परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है। NSIL वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर अंतरिक्ष प्रणालियों का निर्माण और अधिग्रहण करती है। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को एंड टू एंड अंतरिक्ष समाधान भी उपलब्ध कराती है। NSIL PSLV के उत्पादन, छोटे उपग्रहों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतरिक्ष उत्पादों और स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों के विपणन के साथ साथ उपग्रह सेवाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को लगातार मजबूत कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में NSIL के राजस्व में 10 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2025 तक इसरो की 70 से अधिक प्रौद्योगिकियां उद्योगों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं। वहीं जुलाई 2026 तक NSIL 141 उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुकी है, जिनमें 138 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह और 3 भारतीय उपग्रह शामिल हैं। ये उपलब्धि वैश्विक स्तर पर भारत की विश्वसनीय प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में पहचान को और मजबूत करती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने FDI नीति को और उदार बनाया है। नई नीति के तहत सैटेलाइट निर्माण और संचालन में 74% तक, लॉन्च व्हीकल और स्पेस पोर्ट में 49% तक
और कंपोनेंट्स और सब सिस्टम निर्माण में 100% तक ऑटोमेटिक रूट में FDI की अनुमति दी गई है। सरकार का मानना है कि नई FDI नीति से विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत बनेगा। भारत ने अंतरिक्ष के वाणिज्यिक क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत का पहला समर्पित वाणिज्यिक LVM-3 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। NSIL की ओर से किए गए इस सफल प्रक्षेपण में 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इस मिशन ने न केवल भारत की लॉन्च क्षमता को वैश्विक स्तर पर साबित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में भारत की मजबूत और भरोसेमंद उपस्थिति को भी नई ऊंचाइयां दी हैं। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने भी इतिहास रच दिया है। मिशन प्रारंभ के तहत विक्रम S का सफल प्रक्षेपण देश का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च साबित हुआ। ये इन स्पेस से स्वीकृत पहला निजी लॉन्च भी था, जिसने भारत के स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी के नए युग की शुरुआत की। इस मिशन में 3 ग्राहकों के पेलोड के साथ महत्वपूर्ण तकनीकी प्रदर्शन किया गया, जिससे भविष्य के कक्षीय मिशनों की तैयारियों और नई लॉन्च तकनीकों का सफल परीक्षण भी संभव हुआ। मई 2024 में देश की पहली गैर सरकारी संस्था ने सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। वहीं दुनिया के पहले उन्नत रॉकेट इंजन के सफल प्रदर्शन ने भारतीय नवाचार की क्षमता को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के विकास के लिए निजी भागीदारी को मंजूरी मिलने के बाद पिक्सेल ने इस परियोजना का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य कृषि, आपदा प्रबंधन और जलवायु निगरानी को अधिक सशक्त बनाना है। दूसरी ओर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने स्वदेशी हरित प्रणोदन प्रणाली का सफल प्रदर्शन कर भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को नई मजबूती दी। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज नए युग की दहलीज पर खड़ा है, जहां नीतिगत सुधारों और विशेष वित्तीय सहायता योजनाओं ने विकास की रफ्तार को नई दिशा दी है। इन पहलों ने अंतरिक्ष क्षेत्र के द्वार नए प्रतिभागियों के लिए खोल दिए हैं, जिससे एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सूक्ष्म प्रतिमाओं को निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने मिशन आगमन के तहत अंतरिक्ष में भेजा है। इन प्रतिमाओं का निर्माण वारंगल के प्रसिद्ध माइक्रो स्कल्पटर अजय कुमार मटेवाड़ा ने किया है। अजय कुमार ने तीनों वैज्ञानिकों की प्रतिमाएं सुई के छेद के भीतर मात्रा 0.8 मिलीमीटर आकार में तैयार की है। इन सूक्ष्म प्रतिमाओं को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता और इन्हें देखने के लिए विशेष माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इन्हें स्टेनलेस स्टील, 24 कैरेट सोना, शुद्ध चांदी, सिरेमिक पाउडर और कार्बन फाइबर जैसे विशेष पदार्थों से बनाया गया है। अजय कुमार ने इसे अपने 40 वर्षों के कलात्मक सफर का सबसे बड़ा सम्मान बताया। इन प्रतिमाओं को विक्रम 1 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। अजय कुमार की इस उपलब्धि पर वारंगल के लोगों ने खुशी व्यक्त की है और इसे देश और तेलंगाना के लिए गर्व का क्षण बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सिलीगुड़ी स्थित जुमागाच बॉर्डर आउटपोस्ट पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 77 करोड़ 6 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही बॉर्डर फेसिंग की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया, वॉच टावर का दौरा किया, पौधारोपण किया और जवानों के साथ हाई टी में भी शामिल हुए। अमित शाह का ये दौरा सीमा सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली और भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने के उपायों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही गृह मंत्री ने सिलीगुड़ी में सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए भी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी
कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम शुभेंदु अधिकारी और सुरक्षा बलों और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। गृह मंत्री ने अधिकारियों को कानूनों के प्रभावों और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रेल की पटरियां केवल शहरों को नहीं जोड़ती बल्कि विकास, विश्वास और संभावनाओं को भी एक सूत्र में पिरोती हैं। उत्तराखंड को आज ऐसी ही एक नई सौगात मिली है। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस के शुभारंभ के साथ कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित हुआ है, जो यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ पर्यटन, तीर्थाटन और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर को राजधानी देहरादून के लिए सीधी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की सौगात मिली है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। रामनगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रेल मंत्री ने कहा कि ये ट्रेन लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी और पहली बार कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराएगी और इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है। ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ये ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। नई रेल सेवा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गर्जिया देवी मंदिर और सीतावाणी जैसे प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी और साथ ही हरिद्वार और देहरादून के जरिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तेजी से आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य के 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार आते हैं, उनके लिए कैसी सुविधाएं हो, वो मेरा सबसे बड़ा इसमें लक्ष्य रहेगा। हरिद्वार की प्लानिंग में देहरादून में कंजेशन कुछ भी ना हो पाए, इसके कारण कंजेशन न बढ़े, देहरादून का कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझ के किया जाएगा। क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि कुमाऊं के विकास, पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार देने वाला कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, हमारे बहुत ही यशस्वी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमको रामनगर से देहरादून के एक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। इससे बहुत बड़े क्षेत्रफल को लाभ होने वाला है। रामनगर और देहरादून के बीच शुरू हुई ये पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन केवल 2 शहरों को नहीं बल्कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल अंचलों को विकास की नई रेल पटरी पर जोड़ने की पहल है। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन, तीर्थटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास के साथ साथ जन भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण को भी समान रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन परियोजना के लिए पेड़ों को काटे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण प्रेमियों और लोगों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जन भावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देशों और सभी आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की जा रही थी। सीएम धामी ने प्रमुख सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी हितधारकों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से फिर संवाद किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जब तक सभी पक्षों के साथ संतोषजनक सहमति एवं विश्वास का वातावरण नहीं बन जाता, तब तक इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले पेड़ों का कटान
स्थगित रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरह से एक्शन मोड में हैं। योगी जी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री ने 574 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों को भी जमकर घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों पर जोरदार हमला बोला। और इस दौरान सीएम योगी ने बुलंदशहर में 574 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 57 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश के टॉप 3 में से एक राज्य है, जबकि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री भय और गुंडागर्दी के प्रतीक थे। योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में अब अपराधियों के लिए 2 ही रास्ते हैं, एक जेल और दूसरा जहन्नुम का। 17 के पहले हर जगह में दंगे, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। पहली बार हुआ है। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए केवल 2 जगह है, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह उसके लिए नहीं होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री बुलंदशहर के बाद संभल पहुंचे और यहां भी कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों को घेरा। सीएम ने कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित कर दिया जाता था, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार में दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने देखा होगा ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाई को पता है कि दंगा करेंगे तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। एक और कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों को जमकर घेर रहे हैं, तो वहीं डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और वाराणसी नगर निगम के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य शहर के प्राचीन तालाबों, कुंडों और कुओं को स्वच्छ एवं संरक्षित करना है। इस समझौते के तहत पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नगर निगम वाराणसी को 58 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस राशि से शहर भर के जल स्रोतों का संरक्षण, सफाई, सौंदर्यकरण और रखरखाव का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा सारनाथ में कई एकड़ क्षेत्र में एक नई झील का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये झील काशीवासियों के लिए एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित की जाएगी, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगी। जो पानी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पानी का संरक्षण करना इससे मुझे लगता है अच्छा काम पब्लिक एट लार्ज के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। बारिशों में पानी का सारा बह जाता है। वी हैव ऑल हर तरफ हमें कंक्रीट जंगल वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए बेटर ये है कि हम जो स्पेशली जो प्राचीन कुंड, तालाब और इस तरह की नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम रिवाइव करें और उससे ही ग्राउंड लेवल रिचार्ज होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा और अल्टीमेटली सभी सिटीजन्स को उससे हेल्प मिलेगी। आज जो एग्रीमेंट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ वाराणसी नगर निगम का हुआ है, एमओयू हुआ है, 58 करोड़ की लागत से 30 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा, 25 तालाबों की डिसेंटिंग का काम किया जाएगा, 100 कुओं को जीर्णोद्धार किया जाएगा और 25 एकड़ के क्षेत्रफल में एक बायोडाइवर्सिटी लेक का निर्माण सारनाथ में होगा, जिससे यहाँ के सभी नागरिकों को एक बहुत ही बढ़िया एक पब्लिक स्पॉट उन्हें मिल पाएगा और जल संचयन में भी बहुत बड़ी भागीदारी इन कार्यों की होगी, जिससे वाराणसी का जल स्तर जो लगातार घटता जा रहा था आज की तिथि में वो बेटर होने लगा है। उससे और इन कार्यों से और वो बेहतर होगा। और पेंशन से जुड़े कानूनी मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से पेंशन लिटिगेशन पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कार्मिक
लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पेंशन संबंधी विवादों को कम करना, नियमों के एकरूप क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और पेंशन भोगियों को समयबद्ध न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय से अनावश्यक मुकदमों में कमी आएगी और पेंशन मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। कार्यशाला में पेंशन संबंधी विवादों के प्रमुख कारणों, उनके समाधान और भविष्य में मुकदमेबाजी को कम करने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और पैनल वकीलों ने भी भाग लिया। We have tried to bring in reforms which are compatible with the contemporary trends. And I think that is also inadvertently one step towards reducing this conflict. कानून कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजों के वक्त के बने हैं, which have a feudal legacy, colonial legacy. The objective was different. कि मर गया तो छोड़ो, पैसे बचाओ for the empire. But we are a welfare state and department is pension welfare. ये कानून सोया पड़ा था, किसी ने इसको देखा ही नहीं था. I am glad and proud that we had the insight to change this. और देश के लिए अपनी जान देने वालों की बहादुरी का सम्मान करते हुए भारतीय रेलवे ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया है। कैप्टन सुनील चौधरी ने 27 साल की उम्र में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया गया है। सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परिवार और स्थानीय लोगों की इस मांग को रेल मंत्री के सामने रखा था और इस आदेश के साथ ही ये मांग पूरी हो गई। देश की पहली मेक इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भारत ने स्वदेशी हरित ऊर्जा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस खास ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन, शुद्धिकरण, भंडारण और फ्यूलिंग पूरी तरह से देश में ही विकसित प्लांट द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस अत्याधुनिक हाइड्रोजन प्लांट की पूरी प्रक्रिया पर संवाददाता निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। मेक इन इंडिया वाली हाइड्रोजन ट्रेन का फ्यूल हाइड्रोजन भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जिंद में ही हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। उस प्लांट में इस समय हम मौजूद हैं। आपको एक बार प्रक्रिया समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बनाई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये आरओ प्लांट है जहाँ पर पानी को प्योर करने का काम किया जा रहा है और पानी को दो हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। एक तरफ वेस्ट वाटर, दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाटर। और यहाँ पर वेस्ट वाटर जो है वो फायर फाइटिंग या तमाम इस्तेमालों के लिए भेज दिया जाता है और जो प्रोडक्ट वाटर है इसको इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइजर है और यहीं पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जहां पर इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोसिस करके जो है H2O को अलग करता है। यहाँ से ऑक्सीजन बनती है इसके भीतर और ये ऑक्सीजन यहाँ से आगे की ओर जाती है जो कि सिलेंडर्स में भरी जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में जब H2O इलेक्ट्रोसिस हो जाता है यानी कि H2 अलग हो जाता है, गैस की फॉर्म में वो इन तमाम सिलेंडर्स में पहुंचता है और यही सिलेंडर हैं जो कि ट्रेन के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर गैस जो है गैस को इन सिलेंडर्स में भरा जाता है। इनके माध्यम से डिस्पेंसर में जो है वो गैस भेजी जाती है और हाइड्रोजन का डिस्पेंसर, इसके माध्यम से हाइड्रोजन जो है गाड़ियों में नहीं बल्कि रेलगाड़ी में डाली जा रही है जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। ये वही डिस्पेंसर है जो ट्रेन में 27 सिलेंडर लगाए गए हैं। इसी के माध्यम से उनमें गैस भरी जाएगी। मेक इन इंडिया का ये नया उदाहरण है कि ट्रेन भी मेक इन इंडिया, गैस भी मेक इन इंडिया। इसी के चलते यात्रियों को बहुत कम किराए में भारत सरकार और भारतीय रेलवे ये सहूलियत दिला पा रही है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकसित भारत के संकल्प में हाइड्रोजन ट्रेन और ये हाइड्रोजन प्लांट एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने इसे अवैध रूप से निर्मित कार्यालय बताया है। उनका ये ऑफिस अमताला बारुईपुर रोड पर स्थित है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इस मामले में नोटिस जारी किया था लेकिन अभिषेक बनर्जी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को इसे गिराने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन ने इस इमारत को ढहा दिया।
सुबह बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 5 मंजिला इमारत में अवैध रूप से निर्मित हिस्से को गिरा दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों में से एक से जुड़े 164 करोड़ रुपए के कथित फर्जी लेन देन की जांच कर रहा है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने संबंधित बैंक से इन ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्यौरा मांगा है। वहीं फिलहाल टीएमसी के 15 बैंक खातों पर डेबिट रोक लगी है, जिनमें से 3 खाते ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस के निर्देश पर फ्रीज किए गए हैं। इन 3 खातों में करीब 440 करोड़ रुपए, जबकि सभी 15 खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपए जमा है। जांच के दौरान एक खाते में 164 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शंस सामने आए हैं, जिनकी जांच जारी है। भोपाल स्थित बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय से जुड़े 3 बीएड कॉलेजों में गड़बड़ियों की खबर सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ये कॉलेज अपने बताए गए पते पर नहीं चल रहे हैं और वहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। मामले की स्वतंत्र जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक तथ्य जांच समिति का गठन किया। समिति में शिक्षा मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समिति की अध्यक्षता एक पूर्व कुलपति और शिक्षा प्रशासक कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि जिन परिसरों में 3 बीएड कॉलेज संचालित बताए गए थे, वहां एक अन्य कॉलेज भी संचालित हो रहा है। इसके बाद समिति ने कुल 4 कॉलेजों का निरीक्षण भी शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मामले को गंभीरता से लिया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी संस्थान द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में रामोल थाना क्षेत्र के महमूदाबाद के पास गताराड रोड स्थित पटाखा यूनिट में आग लगने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अहमदाबाद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अहमदाबाद में पटाखों की एक फैक्ट्री में हुई विस्फोट की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। और मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार के वन विभाग द्वारा आयोजित 77वें वन महोत्सव समारोह 2026 में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम 3.0 राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 77वें वन महोत्सव के दौरान कुल 15 लाख पौधे लगाए गए। साथ ही इससे भविष्य में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में आए भारी बदलावों के बुरे असर को रोकने में भी मदद मिलेगी। मणिपुर में वन महोत्सव समारोह आयोजित इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में हुआ। आयोजन मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव में हिस्सा लिया। एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत महोत्सव के में 15 लाख वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखा गया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की पत्नी चिन्नम्मा का आज बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में निधन हो गया। वो 85 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। चिन्नम्मा के निधन से देवगौड़ा परिवार में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री और उनके पुत्र HD कुमारस्वामी ने अस्पताल में अपनी मां के अंतिम दर्शन किए।
पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की पत्नी चिन्नम्मा जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी की पत्नी चिन्नम्मा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। समाज की सेवा के प्रति उनकी विनम्रता और जुनून की बहुत तारीफ होती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं देवगौड़ा जी और उनके पूरे परिवार के साथ है। ओम शांति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 19 जुलाई से पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा पर वो रहेंगी और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रोमानिया, मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया का दौरा करेंगी। और ये यात्रा से पहले संवाददाता शबीर डार ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और इन देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों, व्यापार, संस्कृति और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ईस्टर्न यूरोप के 3 देशों का महत्वपूर्ण दौरा कर रही है, जिसमें रोमानिया है, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के एम्बेसडर जो रोमानिया और मोल्डोवा के हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया रोमानिया और इंडिया मोल्डोवा के हैं वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी? ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो कंपोनेंट हम चाहते हैं हमारा वो सारे वो कंपोनेंट उसमें है। संपूर्ण विजिट हो रहा है। ये बिजनेस कंपोनेंट भी है, कम्युनिटी का कंपोनेंट भी है, पार्लियामेंट कंपोनेंट भी है एंड लीडरशिप का जो एंगेजमेंट है, नया कैसे आइडिया जो होगा। एंड इस दौरान भी हम जो कर रहे हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्शन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए मोल्डोवा में हमारा लगभग 1800 का 1900 का आसपास में जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन और वेटरनरी साइंस में कर रहे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि और उसको आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट भी इंडिया में आए। अभी इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी आदमी गए थे योगा एंड आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, whether health sector, agriculture sector, education sector or any sector that we are talking about, artificial intelligence का जहाँ पर यूज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनीज यहाँ पर भी यूज करें। एंड डिफेंस एक नया है। जब हमने खुद आत्मनिर्भर बन गए, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम खुद हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, हमारा कंपनीज दे वांट टू कम हियर, वहाँ पर आने के वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ और यहाँ पे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देशवासियों को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई एम्बेसडर साहब के साथ, कैमरामैन पुत सिंह नेगी के साथ। मैं शबीर डार, DD न्यूज़, मोल्डोवा। और 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा शनिवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के दिग्गज ममूटी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि कार्तिक को खेल पर आधारित बायोपिक चंदू चैंपियन में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेत्री यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया। मल्टी स्टारर फिल्म कल्कि 2898 ईस्वी को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया। राजकुमार राव अभिनीत फिल्म श्रीकांत आ रहा है सबकी आंखें खोलने को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। निर्देशक सुकुमार को पुष्पा 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। संगीतकार शाश्वत सचदेव को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार कल्कि को मिला, जबकि स्त्री 2 को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया। खराब मौसम और आईएमडी की चेतावनी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। श्राइन बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला एहतियाती तौर पर लिया गया है।
बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों पर नजर बनाए रखें। प्रशासन और श्राइन बोर्ड की टीमें लगातार मौसम की स्थिति पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही मौसम यात्रियों के लिए सुरक्षित माना जाएगा, वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल खराब मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे बिना किसी आधिकारिक सूचना के यात्रा मार्ग की ओर ना बढ़ें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार 7वें दिन भी चरम पर बना हुआ है। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है। अमेरिका ने अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ाते हुए ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी जो देश हैं उनको भी निशाना बनाया है। आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। ईरान पर अमेरिका के हवाई हमले 7वें दिन भी जारी हैं। अमेरिका ने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाते हुए ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल, बिजली संयंत्र और अन्य अहम बुनियादी ढांचों पर भी हमले किए गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली और यातायात की व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। समुद्री मोर्चे पर भी अमेरिका ने दबाव बढ़ा दिया है। ईरान की नाकाबंदी और कड़ी कर दी गई है, जबकि कई ईरानी जहाजों को आगे बढ़ने से रोककर वापस भेजा गया है। उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान ने बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। लगातार बढ़ते सैन्य टकराव ने क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान ने देश के डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। ये संयंत्र समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलने का काम करता है, जो देश की जलापूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कुवैत के मुताबिक पिछले 2 दिन में इस तरह के संयंत्र पर ये दूसरा हमला है। हमले के बाद संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल कुवैत ने अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार देर रात बताया कि उसने ईरान की सेना को कमजोर करने के मकसद से लगातार 7वीं रात हमले किए हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फीफा विश्व कप 2026 में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीम तीसरे स्थान के मुकाबले में आमने सामने होंगी। मायामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए जीत के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। और विश्व कप का फाइनल, एक ट्रॉफी, 2 दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन आमने सामने होंगी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए। एक तरफ है लियोनेल मेसी, जिनकी नज़र लगातार दूसरा विश्व कप जीतने पर है। दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेन की टीम है, जो दूसरी बार विश्व कप जीतकर नए युग की शुरुआत करना चाहती है। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, 2 खेल शैली, 2 महाद्वीपों और 2 पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा। वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस।
इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस। अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश। फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अधिक तनाव, पोषण कम,